ओके तो हम तो हम बात कर रहे थे सीवी के थर्ड एस्पेक्ट के बारे में, जो कि ये थी कि हमारे एजुकेशनल करियर में गैप्स कितने हैं। तो आपने उन गैप्स को अच्छी तरह से डील करना है कि अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे आप अपनी सीवी में मेंशन करते हो, सबको क्लियरली पता है कि किस सन से लेके किस सन तक आपने बीएस किया था, फिर कब एमफिल किया, और बीएस और एमफिल के दरमियान अगर आपके गैप्स हैं तो आप बता सकते हो कि उस गैप में मैंने ये वाला काम किया था। ठीक है, वहां पे आपने जो भी कोई रिसर्च रिलेटेड काम किया है या आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहे हो। फॉर एग्जांपल एमफिल में आपने एक थीसिस किया था, बीएस में थीसिस किया था, तो आप बता सकते हो कि एक साल बाद अगर एमफिल शुरू किया था तो आप कह सकते हो कि मैंने अपने एमफिल बीएस के जो टॉपिक है उसकी एक्सप्लोरेशन में काम किया है। तो इस तरह से आपने अपने गैप्स जो हैं उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करनी है। आपने बताना है कि आपकी जो सीवी है, आपके जो गैप्स हैं वो इस वजह से हैं कि आप इनिशियली ये नहीं चाह रहे थे कि आपको अभी सही तरह से अपना रिसर्च डोमेन पता ही ना चले और आप कहीं पे एकदम से किसी एक पीएचडी प्रोजेक्ट में घुस जाएं। फॉर एग्जांपल मेरा मेरा कंफर्ट जोन ही नहीं था फ्लूइड फॉर एग्जांपल, तो मैंने फ्लूइड की पीएचडी शुरू कर ली। अब जब मैंने शुरू कर लिया तो अब उसे मैं क्विट करूंगी तो वो मेरे लिए एक बहुत बैड इंप्रेशन बनेगा आइंदा जब मैं बताऊंगी हाँ जी, जब भी आप ये बताएंगे कि जी फलां जगह से पीएचडी शुरू की थी फिर छोड़ दी, तो अगला बंदा कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, सिर्फ ये सोच के वो सोचेगा कि ये बंदा कमिटमेंट पूरी कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने अगर कभी ऐसा हुआ भी है तो उसको मेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मैंने फलां अपने फार्मर सुपरवाइजर के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है जो कि अभी चल रहा है, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। दिस कुड बी अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद हम आते हैं कवर लेटर्स पे। आपने अपने जो सारे गैप्स हैं, जब आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, काइंडली म्यूट अगर आप कर सकते हैं अपने आप को, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना तो प्लीज म्यूट कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है या प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो वाला एक्सपीरियंस है या कोई कोर्स कर रहे हैं वो वाला एक्सपीरियंस है, तो उसकी डेट्स जो हैं वो उस तरह से रखें कि आपकी सीवी में एक यूनिफॉर्मनेस हो, ताकि आपके इंटरव्यू लेने वाले को पता हो कि इस बंदे ने ऐसा ही टाइम वेस्ट नहीं किया और ये ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आया हुआ, बल्कि इसको पता है कि इसने किस तरह से प्रोग्रेस करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कवर लेटर। समटाइम आपसे मांगा जाता है कवर लेटर या फिर मोटिवेशन लेटर। ये दोनों चीजें क्लोजली रिलेट करती हैं। अगर आपसे कवर लेटर मांगा गया है तो आपसे मोटिवेशन लेटर नहीं कोई मांगेगा। जब भी आप किसी वेबसाइट पे देखोगे तो वो आपसे सीवी कवर लेटर मांगेगा या फिर सीवी मोटिवेशन लेटर मांगेगा। तो ये दोनों चीजें तकरीबन एक तरह से ही होती हैं, और ये दोनों चीजें हर स्कॉलरशिप के लिए आपकी टोटली बदलेंगी। उसमें शुरू में तो यही होगा कि मैं एक एमफिल स्टूडेंट था, मैंने एमफिल में ये काम किया, ये मेरे कंफर्ट जोन्स हैं, सारा कुछ इस तरह से पहले पैराग्राफ में तो यही होगा। लेकिन दूसरा पैराग्राफ टोटली डिफाइन करेगा कि आप क्यों लिखना चाह रहे हो, आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो, आपकी मोटिवेशन क्या है, आप व्हाई यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस पे जिसपे पीडीज को डिस्कस किया जा रहा है, जिसपे केमिकल किसी की बात की जा रही है, जिसमें किसी डिजीज की बात की जा रही है, जिसमें कोविड की बात की जा रही है, या जिसमें माइनिंग की बात हो रही है, तो आप उसमें ही क्यों हो इंटरेस्टेड। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप उस स्कॉलरशिप को देखेंगे तो उसमें अगर प्रोजेक्ट डिफाइंड है तो आपने उस पूरे प्रोजेक्ट को खोल लेना है। उस प्रोजेक्ट में जितने कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स की डेफिनेशन आपके पास एक वर्ड फॉर्म में लिखी हुई पड़ी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या। नो डाउट कि वो प्रोजेक्ट आपके जो जो आपका बनने वाला सुपरवाइजर है या जिसने वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसका नॉलेज और आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन कभी भी आपने इस चीज को इग्नोर नहीं करना कि आप में कैपेसिटी नहीं है। आप में कैपेसिटी है, आपने बस अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप उसके प्रोजेक्ट को 2-3 दफा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ जाएगा। और जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आपने 2-4 पैराग्राफ उसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखे होंगे कि अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस पे काम कर रहे थे, आपकी ये थ्योरी थी, मैंने ये आपके पेपर्स पढ़े थे, 2 या 3 या 4 आपके बेहतर पेपर्स मुझे लगे जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया, जिनकी चीजों को मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जिनमें कुछ एरिया मुझे समझ में आया, कुछ चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट थी उस टाइम पे समझनी। वो सारी चीजें जब आप बताएंगे तो उसको पता होगा कि ये ऐसे ही नहीं आ गया, बल्कि इसने काम किया है मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, उसने अपनी
अपना पोटेंशियल दिया है, कम से कम आपको 5 से 6 दिन चाहिए होंगे उस पूरे प्रोजेक्ट को पढ़ के समझ के, और फिर उसकी जैसे हम प्रेसी किया करते थे एक बहुत बड़े ऐसे की, उस तरह से आपने 1-2 पैराग्राफ्स के अंदर कवर लेटर में भी और मोटिवेशन लेटर में भी दूसरा और तीसरा पैराग्राफ उस प्रोफेसर की प्रोफाइल के बारे में लिखना है, उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है। आप रिलेट कर सकते हो। मैक्सिमम प्रोफेसर्स ने इनिशियली पीडीज पे काम किया होता है अपने एमफिल के दौर में, या अपने बीएस के स्टार्टिंग में उन्होंने पीडीज पे काम किया होता है, ओडीज पे काम किया होता है। बाज दफा उनका काम स्टोकेस्टिक होता है, बाज दफा उनका काम जो है वो डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर होता है। तो आपने उन मॉडल्स को पढ़ना है, कोशिश करना है, रिलेट करना है। और अगर कहीं से आपका कोई रिलेशन नहीं बन रहा तो उसमें स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने अप्लाई नहीं करना, अप्लाई करना बहुत बड़ा काम नहीं है। अप्लाई तो सिर्फ आपने उस एक वेबसाइट पे जाके ईमेल पे अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। सारा मसला तो है आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं भी उस स्कॉलरशिप के लिए या नहीं। तो आपके कवर लेटर का दूसरा और तीसरा पैराग्राफ डिफाइन करेगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें हैं आप उसके साथ कैसे कंपैटिबल हैं, आपकी डिग्रीज किस तरह से जस्टिफाई करती हैं कि आप एलिजिबल हैं उस पीएचडी को वेल करने के लिए। और तीसरा और आखिरी पैराग्राफ में इंसान यही बताता है कि मैं डिटर्मिन्ड हूं और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, और मेरी कंट्रीब्यूशन जो है इस टॉपिक के लिए वो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। उसमें अपनी ही खूबियां आपने बतानी है एट द एंड कि मेरा कंप्यूटेशनल फील्ड अच्छा है, मेरी कोडिंग स्ट्रांग है, मुझे मैटलैब यूज करना आता है, मुझे ऑप्टिमल टूल्स के ऊपर बहुत अच्छी मतलब मेरा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा है। इसके अलावा भी ऑप्टिमल टूल के अलावा भी मैटलैब के अंदर और बहुत सारे ऐसे पोर्शंस बने हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करें, उन पे जो है वो आप लेनी शुरू करें क्लासेस, तो आपको वो समझ आने शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो वो आपकी जो मोटिवेशन लेटर है और कवर लेटर है उसमें आपकी जब स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी, एक बंदे को पता होगा अच्छा ये पाइथन पे अच्छा काम कर सकता है, या ये मैटलैब को अच्छी तरह डील करता है, या C++ को, तो वो चाहेगा कि ठीक है इसको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में भी पता है और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं, और ये कह रहा है कि मतलब मैं मोटिवेटेड हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ। आप में एंड पे आखिरी ही पैराग्राफ में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड क्यों है स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्री से ही ये करने के लिए। तो आप वहां पे बता सकते हैं कि आपका कंट्री और यूरोपियन कंट्री इस तरह से बात नहीं करनी कि जिसमें आपकी अपनी कंट्री की इंसल्ट हो कि जी पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, ऐसे वर्डिंग यूज नहीं करनी, बल्कि ये कहने की कोशिश करनी है कि जो लैब्स हैं वो एडवांस हैं यूरोपियन कंट्रीज में, और जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशंस हो। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मतलब मेरी पीएचडी एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मैं सोशल नेटवर्किंग कर सकूं अपने आने वाले दिनों के लिए। जब मैं पोस्ट डॉक करूं तो मेरे पास कोई 6-7 बाहर के मुल्कों के प्रोफेसर्स के साथ लिंक्स बने हुए हो, जो कि शायद मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में रह के जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की चीज मेंशन कर दी जाती है, लेकिन एक आध लाइन में इन चीजों पे फोकस नहीं करना। फोकस करना है सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, जिसमें आपने अपनी वैल्यू बतानी है कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड दैट स्पेसिफिक टॉपिक। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाती है। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगी हो किसी भी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर उसने मांगी है तो फिर आपने इसमें एक एक चीज डिटेल से लिखनी है। जैसे प्रोजेक्ट लिखा जाता है उस पूरे प्रोजेक्ट को ही आपने पढ़ना है, प्रेसी नहीं करनी, बल्कि हर चीज को इलेबोरेट करके कम से कम 1.5-2 पेजेस की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है। तो इसमें सेम चीजें यूज होंगी, लेकिन कवर लेटर में आपने 2 पैराग्राफ बनाए थे, इधर आपने 2 सफे लिखने हैं उस प्रोजेक्ट को निचोड़ के कि आपको समझ क्या आ रहा है और पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी इनपुट्स कैसे हो सकती हैं। आप अपने 3-4 आइडियाज उसमें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं मांगी जाती। उसके बाद हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज आ जाती हैं जो कि वो मांगते हैं। पहली चीज करिकुलम विटे मांगेंगे, या फिर कवर लेटर के साथ, या फिर मोटिवेशन लेटर के साथ ये मांगेंगे। उसके बाद जब आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को मांगते हैं तो बाज दफा देखा गया है कि वो कहते हैं कि आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ हमें भेज दें। तो स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आती कि आप पीडीएफ कैसे भेजें। स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हैं कैम स्कैनर के ऊपर, जिसके नीचे उनके वाटरमार्क्स ऑलरेडी लिखे होते हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती। आपने क्या करना है, प्रॉपर किसी जाके किसी भी फोटोकॉपियर के पास अपने सारी डिग्रीज को, ट्रांसक्रिप्ट्स को फ्रंट और बैक साइड से स्कैन करवा लेना है। ठीक है, वो मतलब मैं जो बात कर रही हूँ ये सिर्फ आपके 4 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ।
जो आपने यहाँ पे भेजने हैं। अदरवाइज आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर आपकी मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज हो, फॉर सम केसेस लाइक जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जब आप एक दफा स्कैन कराने जा रहे हैं तो आप अपने वो वाले डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन कराएं, फ्रंट और बैक दोनों साइड से। और उनको बेहतर तरीके से आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए तो वो आपसे आपका पासपोर्ट नंबर मांगता है। तो आपका पासपोर्ट की जो पहले 2 पेजेस होते हैं, जिनमें एक पहले पेज पे आपकी सारी चीजें लिखी होती हैं, तस्वीर वगैरह लगी होती है, उसके साथ ही एक तरफ कुछ उर्दू में लिखा होता है, उससे अगला पेज जिसमें दरमियान वाले बॉक्स में आपके सिग्नेचर होते हैं, वो वाले जो 2 पेज है और जो पहले 2 पेज है, इनकी स्कैन कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी प्रॉपर पिक्चर्स होनी चाहिए A4 फॉर्मेट में। तो ये सारे जब स्कैन फॉर्म में आपके पास पीडीएफ्स पड़े होंगे, पिक्चर्स पड़ी होंगी, तो आप उसको ऑनलाइन जाके पीडीएफ कंपाइलर में प्रॉपर एक तरतीब के साथ, सबसे पहले आपका पासपोर्ट, फिर आपका ट्रांसक्रिप्ट बीएस का, फिर आपका बीएस की डिग्री, फिर आपका एमफिल का ट्रांसक्रिप्ट और एमफिल की डिग्री, आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं और आराम से एक इसको जो है कंप्रेस करके आप उस ईमेल में अटैच कर सकते हैं। अगर उसने बोला है ऐसे दें, अगर उसने बोला है कि नहीं बस ये डॉक्यूमेंट्स भेज दें, तो आपने अपनी सिंपल सीवी पीडीएफ फॉर्म में, हर डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ में भेजना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने उसको वर्ड की कॉपी नहीं भेजनी। उसके बाद आपने अपना कवर लेटर, फिर आपको से अगर उसने एसओपी मांगा है तो ठीक, नहीं तो नहीं। उसके बाद आपकी ये सारी डिग्रीज आ जाएंगी, जिनमें आपका मतलब पासपोर्ट भी होता है, जरूर मांगते हैं वो। तो इनको क्या करना है, आपने सारी चीजों को प्रॉपर नेम देके कि ये मेरी सीवी है, ये मेरा बीएस ट्रांसक्रिप्ट फ्रंट है और ये मेरा बीएस ट्रांसक्रिप्ट बैक साइड है, ताकि देखने वाले को पहली नजर में पता चले कि यू आर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। आपने, क्योंकि आपकी वो फाइल जो आपने कंप्रेस करनी है, फाइल पूरी की पूरी जिसमें आपके 6, 7, 8 डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो एज इट इज जाती है प्रोफेसर के पास। नो डाउट के आपके जो भी वो रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूशन है या रिक्रूटमेंट वाला इदारा है, उसने तो आपको हायर ही नहीं करना, उसको क्या लगे, उसको कुछ नहीं लगे, उसको आप गंदी मंदी जैसी फॉर्म में मर्जी भेज दें। लेकिन जब आप ये भेजेंगे अपने उस प्रोफेसर को, तो वो पहली नजर में ही पहचान जाएगा, अच्छा ये स्टूडेंट कितना वेल मैनर्ड है, इसने कितनी अच्छी तरीके से चीजों को किया हुआ है। तो वो आपने जरूर कर लेना है। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया है कि अप्लाई करते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं कि आपकी फाइनल डिग्री ही होनी चाहिए, और कुछ कहती हैं कि सिंपल ट्रांसक्रिप्ट से भी काम चल सकता है। जब हम एमएस के स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो आपके 7वें सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट भी चल जाता है, लाइक प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट्स भी, लाइक इरास्मस या फिर दाद के जो स्कॉलरशिप्स आते हैं, इनमें किसी हद तक देखा गया है कि अगर आपकी कमिटमेंट अपने इंस्टीट्यूशन जो बाहर किसी यूनिवर्सिटी में है, जर्मनी में या स्पेन में या बेल्जियम में कहीं भी, तो वो अगर प्रोफेसर अलो कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपसे फाइनल डिग्रीज ही मांगी जाती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर कौन लोग दे सकते हैं? वो लोग जिनके साथ आपने अपने बीएस के दौरान, अपने एमफिल के दौरान या उसके बाद किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ, वो वो आपके रिसर्च ग्रुप के मेंबर्स हों, वो आपको जानते हों कि जी आपने काम कैसा किया। ऐसे नहीं है कि आपने जनाब काम किया है सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में और आप पीयू के किसी प्रोफेसर के भांजे हैं तो उससे आप अपना रिकमेंडेशन लेटर ले लें, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर में बाज दफा मेंशन करना पड़ता है कि क्या क्या कैसे आपने रिसर्च की थी इस बंदे के साथ। तो एटलीस्ट 2 जरूर आपके पास प्रोफेसर्स के, अगर प्रोफेसर्स नहीं हैं तो आपके कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर्स के आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स जरूर हों। अगर आप 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स लेके जा रहे हैं तो देखा गया है कि कंपैरेटिवली आपको आपकी पूरी उस डॉक्यूमेंट्स को उठा के एक साइड पे कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि रिकमेंडेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है। मेरे केस में डॉक्टर इफ्तिखार साहब की रिकमेंडेशन थी और डॉक्टर माजिद की रिकमेंडेशन थी मेरे लिए, जो कि दोनों तब एसोसिएट प्रोफेसर्स थे। तो मेरे लिए ये काफी हद तक अच्छी साबित हुई थी। तो आपने कोशिश करनी है, बाज दफा आपका एमफिल किसी और यूनिवर्सिटी से होता है, बीएस किसी और यूनिवर्सिटी से होता है, तो उस केस में आप 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर्स पिक कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने उन दोनों में देख लेना है कि आपने क्या क्या चीजें लिखवाई हैं उनसे, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके प्रोफेसर की
ईमेल आईडी और फोन नंबर विद कोड्स, लाइक जैसे पाकिस्तान का कोड है +92, तो आपने जो फोन नंबर भी लिखवाना है वो +92 से करके लिखवाना है, और इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखना है आपने। उसके बाद आपसे कुछ स्कॉलरशिप्स में मांगा जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि यूओजी आराम से दे देती है, आपको बस अप्लाई करना होता है, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिल जाता है, जिसका मतलब है कि आपको सारी एजुकेशन जो दी गई है वो इंग्लिश में दी गई है यहाँ पे। इसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स आइल्स रिक्वायर करते हैं और कुछ टॉफल। फर्क क्या है इन दोनों चीजों में? आपने देखना है कि आप किन स्कॉलरशिप्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं। अगर तो आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि जी यूरोपियन स्कॉलरशिप ही मिले मुझे, और आप जब भी देखते हैं जर्मन स्कॉलरशिप्स को या फ्रेंच को या किसी और को, और आप देखते हैं कि वहां पे आइल्स आइल्स मेंशन है, तो आप कोशिश करें कि आप आइल्स करें और स्पीकिंग जो आपकी है वो उसको ब्रिटिश इंग्लिश में रखें। जब आप ब्रिटिश इंग्लिश में रखेंगे तो आपको यूरोपियन सारे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जबकि टॉफिल में देखा गया है कि ज्यादातर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में ही सारी उसकी स्पीकिंग और सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जब भी आप अप्लाई करते हो किसी भी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के अंडर, तो वो आपसे टॉफिल रिक्वायर करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हैं। आइल्स अगर आप कर लेंगे तो ये 2 साल तक आपके लिए काम आता रहेगा। अगर आपने आइल्स किया था 2014 में, तो आज आप कहते हो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूशन 2 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, मतलब ब्रिटिश काउंसिल के अंडर भी। तो ये आपने उसी लिहाज से करना है कि आप किस कंट्री में इंटरेस्टेड हो या किस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हो, तो उसमें देख लें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आइल्स की और टॉफिल की। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बॉडी फॉर द ईमेल। बाज दफा हमें जो स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर बंदा गिवन होता है कि ये बंदा डील करेगा इस प्रोजेक्ट के सारे एप्लीकेंट्स को, वो बंदा ही उस प्रोजेक्ट का प्रोफेसर होता है। तो आपने जब भी देखनी है ईमेल, ईमेल से उस बंदे का नाम जरूर निकल आता है। आप उसको सिंपल गूगल पे लिखें, उस वेबसाइट पे जाएं, वो कौन बंदा है चेक कर लें, उसकी प्रोफाइल पढ़ें। अगर तो वो प्रोफेसर है या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उसका डायरेक्ट लिंक है, वो टीचर है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यही इस प्रोजेक्ट का सम हाउ मेंबर है, चाहे चौथे नंबर वाली प्रेफरेंस है इसकी या फिर ये टॉप पे है। तो उस केस में आपने प्रॉपर ऐसी ईमेल कंपोज करनी है जिसमें आपने उसको प्रॉपर रेफर करना है कि प्रोफेसर दिस एंड दैट, जो भी उसका नाम लिख के, और उसमें आपने अपना शॉर्ट सा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने ये डिग्री एमफिल की इस साल में ली थी, और मैं अब आपकी इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है उस ईमेल का, वो कभी भी पीएचडी एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर पीएचडी ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपने सबसे पहले कॉपी करना है वो प्रोजेक्ट या वो ग्रांट, उसका जो भी टाइटल वेबसाइट पे गिवन है एज इट इज वो ला के ईमेल के सब्जेक्ट में पेस्ट कर देना है। जब भी उस सब्जेक्ट के साथ ईमेल डिलीवर होगी, आपके प्रोफेसर को ऑलरेडी पता होगा कि ये कोई एप्लीकेंट मुझे ईमेल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने इस प्रोजेक्ट में अप्लाई किया है। उधर मेंशन करना है कि मैंने फलां वेबसाइट पे आपका ये प्रोजेक्ट देखा था, मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने ये चीजें मुझे लगता है कि मेरे अंदर मौजूद हैं। थोड़ी बहुत बात जरूर लिखनी है जिससे उसको लगे कि ओके लेट मी सी हिज सीवी। कम अज कम ईमेल की बॉडी ऐसी जरूर होनी चाहिए कि आपकी सीवी देखने को उसका दिल जरूर करे प्रोफेसर का। तो फिर जब आपने वो लिख देनी और साथ में आपने एंड पे मेंशन करना है कि मैं अपने फला फला डॉक्यूमेंट्स जो कि वहां पे रिक्वायर्ड थे वो डॉक्यूमेंट्स में साथ में भेज रहा हूँ। वहां पे डेडलाइन भी गिवन होती है कि ये इसकी डेडलाइन है। जब डेडलाइन एक्सटेंड कर जाती है तो तब भी गिवन होता है कि डेडलाइन अब एक्सटेंड कर गई है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जल्दी अब डेडलाइन का वेट ना करते रहें, क्योंकि जितना जल्दी आपकी जितना डेडलाइन के आप करीब जाके भेजोगे, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर है, उसने 7-8 एप्लीकेशंस रिसीव कर ली थी पहले ही 5 दिनों में, तो अब उसमें उसको कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मिल गए हैं जो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप भी उन्हीं के क्राइटेरिया को मैच करते हो, लेकिन प्रोफेसर इज नो मोर इंटरेस्टेड टू सी द एप्लीकेशंस, क्योंकि प्रोफेसर इतना भी फारिग नहीं है कि वो हर टाइम हर एप्लीकेशन को देखे। हो सकता है वो पहली 6 में से ही एक बंदे को चूज कर चुका हो। तो उस केस में आपके पास अगर डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर हैं तो आपने डेडलाइन का इंतजार नहीं करना कि फलां दिन डेडलाइन है तो मैं तभी पुट अप करूंगा सारा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, टाइम नहीं कर देना है। और एंड पे उसको जरूर लिखना है कि मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, एंड इफ यू नीड एनी मोर डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी और किस्म की चीज आपको रिक्वायरमेंट हो मेरी तरफ से, तो लेट मी नो कि मैं हर चीज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ टाइम से। और ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर
वो प्रोफेसर नहीं है, वो एक HR डिपार्टमेंट का मेंबर है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट किस प्रोफेसर के अंडर है, और वो वहां पे मेंशन होता है वेबसाइट पे कि ये प्रोजेक्ट फलां फलां प्रोफेसर के अंडर है। उस प्रोफेसर को आप अप्रोच करके सेम सब्जेक्ट उसी रखें, उसी जो आपको वो मेंशन है कि ग्रांट, उसका नाम, वो सब्जेक्ट मेंशन करें और उस प्रोफेसर को पर्सनल ईमेल करें कि मैंने इस तरह से ये देखा और मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा कवर लेटर है, प्लीज हैव अ लुक, या ये मेरी CV है, एक दफा इसको देखें। अगर आपको प्रोफेसर रिप्लाई कर देता है तो आप समझेंगे वो बहुत आपके लिए एक अचीवमेंट है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी है। इसके बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो जब एक दफा आपने अप्लाई कर दिया, ये जो ईमेल पुट अप की आपने की है ना, ये अप्लाई करना ही होता है। स्पेन के कुछ इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जैसे आपने एमफिल में दाखिला लेने के लिए एक पूरा फॉर्म फिल किया था, उसमें वेबसाइट पे जा जा के आपने अपनी BS का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड किया था, BS की डिग्री अपलोड की थी। इस तरह से कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में मैं सरहदील से के बाद बात करूंगी। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है और वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। अब जब वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उन्हें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पहली चीज है कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट 6 माह तक वैलिड होता है। 6 माह से पहले कभी भी नहीं आपने बनवाना, तब तक जब तक आपको इंटरव्यू के बाद वो ना आ जाए, कॉल ना आ जाए कि हाँ जी आपका अप्रूव हो चुका है, आपकी स्कॉलरशिप हो चुकी है। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम कहेंगे जी स्कॉलरशिप हो गई है, कल आप आ रहे हैं, और ऐसा वैसा नहीं होता। वो आपको जरूर एक दफा बता देते हैं कि आप हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं, दूसरे पे हैं या पहले पे हैं, और आप हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। जब तक वो आपको एक ईमेल करके ये ना बता दें कि डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करें, उससे पहले आपने ये काम नहीं करना। और ये अकॉर्डिंग टू ईच कंट्री वेरी करेगा। लाइक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, तो आप जब अपने रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, जैसे मैं खैरिया से हूं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात बनता है, तो मैंने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट गुजरात से बनवाया था, अदील सर ने अपना सियालकोट से बनवाया होगा। तो इस तरह से हर एक रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट से बनेगा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उधर अल हिदमत सेंटर्स होते हैं इस तरह के बने हुए, तो उनमें से उन पे जाके अप्लाई करते हैं और वहां से आपकी पिक्चर वगैरह बनती है, आपको खुद जाना होता है ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। वंस यू गेट योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जब आपने अप्लाई किया और आपको लगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया और आपका प्रोसेस स्मूथ चल रहा है और आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए, जस्ट गो फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर इट, यू विल गेट इट विद इन 7 days। जब ये मिल जाएगा तो उसके बाद आपको नेशनल पुलिस ब्यूरो जो कि इस्लामाबाद में है, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, उसमें अप्लाई करना है। बाज़ दफ़ा आपको कुरियर सर्विस यूज़ करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा आप वहाँ जाके भी इसको करा सकते हैं। लाइक यहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक आम से पेज के ऊपर आपकी पिक्चर लगी होगी और लिखा होगा कि ये किसी पिछले 6 माह के अंदर अंदर ये किसी भी इलीगल एक्टिविटी में ये बंदा इन्वॉल्व नहीं था। ये जब मिल जाएगा तो इसकी वो जो ओरिजिनल है उसके साथ आपको जाना होगा इस्लामाबाद में। आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दिया जाता है नेशनल पुलिस ब्यूरो के ऑफिस में, वहां पे आप अप्लाई करते हो और आपको विद इन 1 day, विद इन 7 days, विद इन 15 days और बाज दफा 1.5 माह भी लग जाता है आपको ये सर्टिफिकेट लेते हुए। तो इसीलिए मैंने बोला जब आपको लगे कि आपकी एप्लीकेशन आपको मिल रही है पोजीशन, तो जो रीजनल है आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट वहां से आप ले लें। उसके बाद नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद से ले लें। ये एक येलो कलर का पेज होगा जिसके ऊपर सारी आपकी पिक्चर और सारी डिटेल्स लिखी होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। जब भी आपका स्कॉलरशिप होता है तो आपको चाहिए होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी भी THQ और DHQ यानी तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मिल जाता है। कोई भी जो वहां पे सुपरवाइजर लेवल का डॉक्टर है वो आपको ये बना के दे देता है। ये अकॉर्डिंग टू ईच कंट्री वेरी करता है और ये उनके पास फॉर्मेट्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन हजारों में स्टूडेंट्स ये बनवाते हैं। लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो आई गेट इट दिस मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर चाइना विच वाज वैलिड फॉर 6 months एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा वो प्रोसेस समहाउ आई डोंट नो, मुझे उसका कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया। तो उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने डिफरेंट अदर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया और जब मेरा स्पेन वाला फाइनलाइज हुआ तो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपके बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं। आजकल जैसे कोविड है तो कोविड आया हुआ है तो आपका कोविड टेस्ट भी
वो जरूर उसमें डाल दिया होगा। तो उसके फॉर्मेट के लिए आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी THQ या DHQ में जाके कहेंगे कि मुझे जर्मनी के लिए चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो बना के दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी चीज, बाज दफा एम्बेसी रिक्वायर करती है वीजा प्रोसेस के लिए, बाज दफा नहीं करती। अगर एम्बेसी रिक्वायर कर लिया आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको एक बात जरूर जहन में रखनी है, एम्बेसी कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अलावा किसी किस्म का डॉक्यूमेंट 1 साल से पुराना नहीं एक्सेप्ट करती। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है 2014 में बनाओ, हो सकता है 15 में बनाओ, हो सकता है 10 में बनाओ, 9 में बनाओ, तो आपको दोबारा से एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इवन दो यू हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट, बट स्टिल यू नीड टू अप्लाई फॉर अ न्यू बर्थ सर्टिफिकेट। उस न्यू बर्थ सर्टिफिकेट को मोफा लेके जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, वहां से टेस्ट करा के फिर एम्बेसी में लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप स्पेन या फिर फ्रांस या इटली जिसमें लीगलाइजेशन रिक्वायर है, तो फिर आपको एम्बेसी से एक अपॉइंटमेंट लेके इसको लीगलाइज कराना पड़ेगा। फिर आप जब वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट को साथ लेके जाएंगे। उसी तरह से जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो आपका डिस्ट्रिक्ट से बनने के बाद नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद से बन के आ गया, तो आपने इसको भी और मेडिकल सर्टिफिकेट को भी मोफा लेकर जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहां से अटेस्ट कराना है। जिस तरह नोटरी पब्लिक होता है, इस तरह जब ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये इनको जब अटेस्ट कराया जाता है तो वो मोफा से कराया जाता है। तो ये आपने करना है जब आपको कंफर्मेशन हो कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ भी सेम ऐसा ही आपने करना है। तो अब आई थिंक मुझे स्टॉप करना चाहिए शेयरिंग, क्योंकि अब सर अदील डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड एजेंडा पॉइंट को, जो कि था कि जर्मन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आते हैं और किस किस तरह से हम उन्हें अप्लाई करते हैं, उन पे अप्लाई मैडम करते अपनी हैं। 4th स्लाइड के ऊपर 1 मिनट आए जरा। सॉरी, मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो मैं सबसे पहले जरा छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन जरा मेन प्रॉब्लम होती है। तो लाइक स्पेशली स्पेन, चेक रिपब्लिक, इटली और बाकी और कंट्री का मुझे नहीं पता, इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा चाहिए। सपोज कि ये लीगलाइजेशन, अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, ब्ला 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 ब्ला। तो लेकिन आपको स्कॉलरशिप के लिए जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपने रेडी करनी है ना, वो ये जो मैडम ने अभी ये 4th स्लाइड के अंदर पैटर्न दिया हुआ है ना, आपने इनके ऊपर फोकस करना है सबसे पहले, ठीक है ना। बाकी चीजें, और जैसे सपोज करें यहाँ पे ई पॉइंट है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी HEC से और मोफा से अटैच्ड होने चाहिए। बाकी अगर आपका जिस कंट्री का स्कॉलरशिप होता है उसका प्रोसीजर आप बाद में अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अगर स्पेन का होता है तो जैसा मैम ने बताया A to Z आपने ऐसा ही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अगर आपका इटली का होता है तो वो इटली की एम्बेसी के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अगर चेक रिपब्लिक का होता है तो चेक रिपब्लिक के अकॉर्डिंग करना है। और बाकी मैं अभी अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, तो थैंक यू मैम। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग। या थैंक यू गाइस। थैंक यू विज़ा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी डिटेल से जो है ना डिटेल से इंफॉर्मेशन जो है ना शेयर किया हमारे साथ। और ये बेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि आपका जो एक्सपीरियंस था, आपने हर चीज़ जो है ना इतनी डिटेल से बता दी है, शायद कि अब इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह की। तो नाउ इट इज़ टर्न टू अदील, आप जो है ना इंशाल्लाह अब आप डिटेल से बताएंगे इनको कि स्कॉलरशिप्स जो है ना कैसे कैसे, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ से ये स्कॉलरशिप जो है हंट कैसे करनी है। ओके, आई एम सॉरी अदील सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर। मैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब से बात करना चाहूंगी। सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द ग्रुप members. It's just because of you that we guys are here collaborating again, even though we are just talking about the projects and the announced scholarships, but still thank you so much for letting us for giving us this opportunity. Thank you so much. It's great pleasure for us because you are also part of our group. सो हमें जो है ना काफ़ी अच्छा फील होता है कि जब आप जैसे स्टूडेंट्स जो है ना दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हर स्टूडेंट जो है ना जो भी उसकी विश है उसको हम किसी न किसी तरीके से कामयाबी की तरफ लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अदील, जो है ना हम इसको अगर रीजॉइन कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि 10 मिनट बाद जो है ना 10 मिनट बाद ये अपडेट करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट सेशन है और रिज्वाइन कर लेते हैं अभी इसको एंड अप करके, तो वो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। मैं आप इसको एंड अप कर देता हूँ। जी सर।